दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो तूफान उठा है उसने सिर्फ पटना नहीं, सीधे दिल्ली की राजनीति की जड़ें हिला दी हैं। चुनावी नतीजों की हलचल के बीच असली धमाका तब हुआ, बड़े खतरनाक लोग हैं। जब एमआईएम ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। एमआईएम ने मंच से सीधा ऐलान कर दिया, नीतीश जी, बीजेपी का साथ अभी छोड़िए, हम सिर्फ बिहार की सत्ता नहीं, दिल्ली की गद्दी भी आपको दिलवा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री की कुर्सी तैयार है, बस कदम बढ़ाइए। यानी मामला अब मुख्यमंत्री किसे बनना है का नहीं रहा, सीधे प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करने का खेल शुरू हो चुका है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बाजी में एमआईएम अकेली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एमआईएम, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का फार्मूला पहले से पास रखे बैठे हैं। हां, आपने सही सुना, तीनों बड़ी पार्टियां नीतीश को दिल्ली भेजने के लिए तैयार हैं। बस मौका और माहौल बनते ही खेल पलट सकता है। कांग्रेस भी इस उम्मीद में चुप है कि मोदी विरोधी चेहरा अगर किसी क्षेत्रीय नेता से आता है तो नीतीश सबसे सुरक्षित शर्त है। शिवसेना तो पहले ही संकेत दे चुकी है कि प्रधानमंत्री का पद किसी भी मजबूत सेक्युलर क्षेत्रीय नेता के लिए खुला होना चाहिए। और इस सूची में सबसे ऊपर नाम सिर्फ एक है, नीतीश कुमार। अब एमआईएम की इस सीधी पेशकश ने खेल और भी बड़ा कर दिया है। अब सवाल यह नहीं रहा कि नीतीश बिहार में क्या करेंगे, सवाल यह है कि क्या वे अभी दिल्ली की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्या और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बीजेपी की वर्तमान सरकार पर असली खतरा शुरू हो चुका है। दोस्तों, राजनीति में मौके बार बार नहीं आते और इस बार जो मौका आया है वह नीतीश कुमार के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नीतीश कुमार खुद इस खेल के पुराने उस्ताद हैं और वे जानते हैं कि राजनीति में कब मुस्कुराना है और कब चुप रहकर पूरे राज्य को असमंजस में छोड़ देना है। नतीजों के बाद जो चुप्पी उन्होंने ओढ़ी उसने जेडीयू के भीतर ही हलचल पैदा कर दी। कुछ नेताओं का कहना था कि यह मौका है जब बीजेपी के दबाव से बाहर निकला जा सके, क्योंकि बीजेपी अब सीमित सहयोगी नहीं रही बल्कि अपनी ताकत के बूते जेडीयू को किनारे भी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं की राय थी कि गठबंधन बदलने का जोखिम हर बार फलदायी नहीं होता, खासकर तब जब जिन दलों के साथ जाने की बात हो रही है वे स्वयं अस्थिर, आपस में अविश्वासी और कमजोर भूमि आधार वाले हों। लेकिन इन बहसों के बीच नीतीश कुमार का मौन यह साफ करता था कि वे गजब बेइज्जती है। स्थिति को बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं और अपनी अगली चाल सोच समझकर ही चलेंगे। विपक्ष की स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल थी। तेजस्वी यादव शुरुआती दौर में अपनी हार का ठीकरा रिगिंग, चुनाव आयोग, संसाधनों और मीडिया पर फोड़ते नजर आए। लेकिन जैसे जैसे विस्तृत मतगणना सामने आई, यह साफ होने लगा कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। जो क्षेत्र पहले आरजेडी और कांग्रेस का मजबूत आधार हुआ करते थे, वहां इस बार एमआईएम और एनडीए की पैठ बढ़ी। यह बदलाव केवल कुछ वोटों की अदला बदली नहीं था, बल्कि एक संकेत अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है था कि अल्पसंख्यक मतदाता अब डिफॉल्ट वोट बैंक वाली मानसिकता में बंधा नहीं रहना चाहता। सीमांचल के मतदाता ने यह संदेश दिया कि वह अपने वोट का इस्तेमाल रणनीतिक ढंग से करेगा और वो उस उम्मीदवार को चुनेगा जो ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा सक्रिय और ज्यादा जमीनी है। एमआईएम का प्रदर्शन यही साबित करता है कि 2020 एक तुक्का नहीं था। इस बार की जीतें बड़े अंतर से हुई, जो यह दर्शाती हैं कि यह पार्टी अब उस क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। कांग्रेस की हालत सबसे खराब थी। वह सीमांचल की 6 सीटों पर सिमट गई और राज्य के अन्य क्षेत्रों में उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। पार्टी के भीतर यह स्वीकार किया जा रहा था कि संगठन ढह चुका है, ग्राउंड वर्क गायब है और वोटर को संभालने का कोई ठोस तंत्र नहीं बचा है। आरजेडी भी अपनी सीटों में गिरावट को लेकर आंतरिक आलोचना से बच नहीं पा रही थी। कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कहा कि मुस्लिम वोटर को अपने आप मिलने वाला वोट मान लेना एक बड़ी रणनीतिक चूक है और इसका खामियाजा आने वाले वर्षों में और भी गहरा हो सकता है। यह बात भी उभरकर सामने आई कि आरजेडी ने एमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया था, जिससे सीमांचल में एक समानांतर शक्ति खड़ी हो गई, जिसने एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ दिया। बीजेपी ने इस स्थिति को बड़े चतुर तरीके से संभाला।
उन्होंने किसी भी तीखी बयानबाजी से बचते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें वे न तो जेडीयू पर दबाव डाल रहे थे और न ही किसी नए वादे की घोषणा कर रहे थे। वे शांत थे, व्यवस्थित थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार स्वयं उनके पास मजबूरी में आए। यह बीजेपी की वेट एंड वॉच नीति थी जिसने उन्हें एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए भी सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा किया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।